हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्चुअली सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका एक सब्जेक्ट है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन, है ना। तो ये पेपर सेकंड है बीए थर्ड ईयर में, जो कि एमसीक्यू सीरीज़ में होना है। तो कुछ दिन पहले मैंने इसकी तीनों यूनिट जो थी वो सॉल्व करवा दी थी, और इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया था। तो आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल को, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो उसके बाद आप जो है मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, मैंने उसमें 2020 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रखा है, ठीक है। तो इसमें मैंने यूनिट थर्ड, यूनिट सेकेंड और यूनिट फोर्थ जो है वो सब कुछ दिन पहले करवा दी थी। तो एक यूनिट बची है इसमें, यूनिट नंबर फर्स्ट। तो वो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इसको हम 2 यूनिट में डिस्कस करेंगे, ठीक है व्यूवर्स। तो आपका जो है फिर ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है आपका, ये पूरा हो जाएगा। तकरीबन 420 के आसपास मैंने इसमें क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है व्यूवर्स। इसके बाद मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के बाकी सारे 5-6 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं वो सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एजुकेशन का एक पेपर मैं जो है वो करवा चुका हूं आपका, और ये आपका सेकंड पेपर है, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में से कम आपको जो है 25 नंबर के आसपास जो है वो आते हैं, तो इसलिए इस यूनिट को आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। चलिए, नंबर फर्स्ट है कि किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्रैडफील्ड तथा मॉरडॉक का। प्रत्येक वस्तु का जो संसार में कुछ भी अस्तित्व रखती है, जो किसी भी परिमाण या मात्रा में अस्तित्व रखती है, अर्थात किसी भी रूप में अस्तित्व रखने वाली वस्तु मापन के योग्य है। तो यह कथन किसका है? यह है थॉर्नडाइक का। किसने कहा है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? तो वो है ऑप्शन सी, कैंपबेल। एक अच्छे परीक्षण के गुण हैं, तो वो हैं आपके फलांकन की सरलता, प्रशासन की सरलता, समय की मितव्ययिता। तो ये सभी हैं। परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मदों की संख्या बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? धनात्मक। मापन के स्तर हैं 4। मापन का निम्नतम स्तर है शाब्दिक स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा मापन का पैमाना नहीं है? निरपेक्ष। मकान नंबर प्लेट का उदाहरण है, तो वो है नामित स्तर। अनुमान से उत्तर देने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो वो होती है वस्तुनिष्ठ में। कूडर रिचर्डसन फार्मूला क्या ज्ञात करने के लिए बनाया गया है? विश्वसनीयता। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो पाठ्यक्रम संशोधन, छात्रों का वर्गीकरण, शिक्षण नियोजन, ठीक है ना, ये सभी हैं। मापनों में सबसे सरल मापक कहलाता है नामित। लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष में विभाजित करना मापन के निम्नलिखित स्तर से संबंधित है, तो वो है नामित। अनुमानात्मक मापन के विषय में सत्य है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कि यह शुद्ध वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाए बिना किसी विषय वस्तु के प्रति मात्रात्मक कथन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। यदि एक अनुसंधानकर्ता कक्षा 10 के छात्रों की ऊंचाई का मापन करता है तो वह मापन कहलाता है अनुपातिक।
किस मापक में विशुद्ध शून्य समाहित होता है? अनुपात। गुणात्मक मापन की मुख्य विशेषता है, तो वो है नॉन पैरामेट्रिक। शुद्ध एवं वैज्ञानिक मापन के विषय में सत्य है, तो सी ऑप्शन सही है कि ए और बी दोनों सत्य हैं। मीन्स कि निर्धारित सार्वभौमिक मापदंडों पर आधारित होता है और मापन संबंधी मात्रा या परिमाण को स्पष्ट अंकों या निश्चित संकेत चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है ना, तो दोनों ही ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मापक शैक्षिक मापन में सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो वो है अंतराल। शैक्षिक जगत में सबसे कम उपयोगी मापक है, वो है अनुपात। निष्पादन परीक्षाएं उपयोगी हैं, तो देखिए वो निरक्षरों के लिए, बालकों के लिए और गूंगे बहरों के लिए, सभी के लिए होती हैं। मापन के आवश्यक तत्वों में शामिल है, तो वो है शील गुणों को मात्रांकित करना। परीक्षण निर्माण का प्रथम पद क्या होता है? तो वो है परीक्षण की योजना बनाना। परीक्षा की विश्वसनीयता और वैधता के बीच संबंध होता है धनात्मक। परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मदों की संख्या बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? धनात्मक। हमारे लिए शुद्ध मापन आवश्यक एवं अनिवार्य है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बी और सी उद्देश्यों के लिए बी है समस्त वैज्ञानिक अध्ययनों एवं अनुसंधानों के लिए और शुद्ध कथन एवं निश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ठीक हैं, बी और सी। मापन के अंतर्गत किसी भौतिक वस्तु की जिस विशेषता का पता चलता है, तो वह है परिमाणात्मक। दो समूहों में तुलना करने के लिए कौन सी मापनी सर्वोत्तम होगी? क्रमिक स्तर। भौतिक मापन में किसका मापन किया जाता है? देखिए भार का, दूरी का, ऊंचाई का, इन सभी का किया जाता है। भौतिक मापन में किसका मापन नहीं होता है? बुद्धि का। मापन के कौन से स्तर में शून्य समाहित नहीं है? तो नामित, क्रमित और अंतराल, ये सभी शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक मापन की विशेषता है? ठीक है, तो वो है बी, इनमें कोई निरपेक्ष बिंदु, शून्य बिंदु नहीं होता। परीक्षण निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षण उद्देश्यों एवं पाठ्य वस्तु के तत्वों को एक मैट्रिक्स पर दर्शाया जाता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन बी नील प्रपत्र निर्माण। रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? क्रमिक। व्यक्तित्व मापन के लिए प्रक्षेपी परीक्षण है, तो ये तीनों ही सही हैं कि रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण और प्रातिपादिक समाकल्पन परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। शिक्षा के क्षेत्र में शुद्ध मापन से लाभ होता है, तो देखिए ए और बी दोनों ही ऑप्शन ठीक है, दोनों लाभ होते हैं कि विभिन्न समस्याओं का उचित निदान प्राप्त होता है और अनुसंधान की विश्वसनीयता प्राप्त की जाती है ना, तो दोनों ही सही है। शैक्षिक मापन में किसका मापन किया जाता है? तो रुचि, शील गुण, व्यक्तित्व, तो सभी का होता है। लिखित निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताओं में कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? तो वह वस्तुनिष्ठता। शैक्षिक अनुसंधान में प्रयोग आने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षण है, तो वो है मानकीकृत परीक्षण। शैक्षिक मापन में किसका मापन नहीं होता? समय का। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि का प्रकार है? तो देखिए दोनों ही हैं, स्वयं अभिलेखन प्रविधियां भी हैं और प्रक्षेपी विधियां भी हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों।
किस प्रकार के आंकड़े कच्चे माल की भांति होते हैं? प्राथमिक आंकड़े। शैक्षिक परीक्षण का तात्पर्य होता है, तो वो मानसिक योग्यता का मापन भी होता है और शैक्षिक योग्यता का मापन भी होता है। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। मापन के कौन से स्तर में शून्य समाहित है? तो वो है आनुपातिक। मूल्यांकन प्रणाली का प्रत्यय दिया गया, तो वो दिया B.S. ब्लूम द्वारा। मूल्यांकन अपने आप में एक है, तो देखिए वो साधन भी है और साध्य भी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। अपने समूह में ना आने वाले परीक्षण का नाम है, तो वो है लघुत्तरीय। पृष्ठभूमि के आधार पर ग्रामीण शहरी का विभाजन किस मापन के पैमाने में आता है? तो वो होता है नामित। ब्लूप्रिंट किसी परीक्षण की डैश तालिका होती है, तो वो होती है त्रिआयामी, है ना, इंग्लिश में कहते हैं 3 डायमेंशनल। परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की विधि है, तो प्रत्याशा तालिका, सहसंबंध गुणांक और पुष्टि वैधकरण, ये सभी है। कोई भी मूल्यांकन प्राथमिक रूप से होता है, तो वो होता है सापेक्ष तथा व्यक्तिनिष्ठ। किसी भी उद्देश्य या विचार के विषय में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से क्या उत्तम एवं वांछनीय है, यह निर्णय करना ही मूल्यांकन है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण है, तो वो है रेमर्स तथा गेज का। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मूल्यांकन की यह परिभाषा प्रस्तुत की है, तो वो की है डांडेकर ने। स्कूलों में भर्ती तथा प्रोन्नति, प्रमोशन कहते हैं इंग्लिश में, का निर्णय डैश के आधार पर लिया जाता है, तो होता है मूल्यांकन के परिणामों में। मूल्यांकन के संरचनात्मक एवं योगात्मक प्रकार किसने दिए हैं? वो दिए हैं मिशेल स्क्रीवेन ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत किस मापक में सर्वाधिक होता है? क्रमित। गुणात्मक मापन के अंतर्गत आने वाला मापक है नामित। मात्रात्मक मापन के अंतर्गत आने वाला मापक है अंतराल। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो छात्रों का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम संशोधन और शिक्षण नियोजन, है ना, तो ये सभी हैं। एक कक्षा के 3 सेक्शन को बुद्धि परीक्षण दिया गया, जिसके परिणाम इस प्रकार हैं। तो सेक्शन ए का माध्य IQ है 85, N है 40। सेक्शन बी का माध्य IQ 86 और N है 50। और सेक्शन सी का IQ है माध्य IQ 60 है और N है 30। कक्षा के तीनों सेक्शन का माध्य क्या होगा? तो वो होगा सी 79.16। ठीक है। मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो वो है आधुनिक। मद विश्लेषण के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो है परीक्षण का प्रकार निरूपण। किसी विषय विशेष को सीखने में छात्रों की कठिनाई को ज्ञात करने के लिए अध्यापक कौन सा परीक्षण का प्रयोग करेंगे? तो वो है उपलब्धि परीक्षण। शैक्षिक सत्र के अंत में किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? योगात्मक। शैक्षिक परीक्षण का तात्पर्य होता है, तो वो दोनों होते हैं, मानसिक योग्यता का मापन भी और शैक्षिक योग्यता का मापन भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं को प्रभावी बनाने में सहायक है? तो वो समय रेखा और तालिका, है ना, दोनों ही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है। यह शब्द किसके हैं? तो यह क्रॉनबाख के, क्रॉनबाख। मात्रात्मक मापक की मुख्य विशेषता है, तो वो है पैरामेट्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित परीक्षा का
प्रकार नहीं है, तो वो है साक्षात्कार, इंटरव्यू। किस मूल्यांकन के द्वारा छात्र की प्रगति तथा शिक्षक की शिक्षण विधियों की उपयोगिता के संदर्भ में पृष्ठ पोषण मिलता है, तो वो होता है आपका संकलनात्मक। विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि, रुचि एवं अन्य योग्यताओं का क्रमबद्ध रूप से तैयार किया गया अभिलेख कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं संचयी अभिलेख। ग्राफीय निरूपण y अक्ष में अभिप्राय है, तो वो है खड़ी रेखा। एक व्यक्ति की मानसिक आयु 30 तथा वास्तविक आयु 20 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो वो होगी उसकी 150। शैक्षिक मापन में किसका मापन किया जाता है, तो शील, गुण, व्यक्तित्व और रुचि, इन सभी का किया जाता है। शिक्षा जगत में सर्वाधिक उपयोगी मापक है, तो वो है अंतराल। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के विषय में सत्य है, तो तीनों जो ये ऑप्शन है सही है कि यह एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति है। यह पद्धति एक या अधिक व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अध्ययन के लिए अपनाई जाती है, और अध्ययन की यह पद्धति शाब्दिक भी हो सकती है तथा अशाब्दिक भी, है ना। तो ये उपयुक्त कथन जो है वो सभी सही हैं। मनोवैज्ञानिक मापन में निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है, बुद्धि का। यदि एक व्यक्ति की मानसिक आयु 25 तथा वास्तविक आयु 20 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 125। परीक्षण निर्माण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो दोनों ही बातें कि परीक्षा विवरण तैयार किया जाना चाहिए और प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। परीक्षण निर्माण का प्रथम पद क्या होता है, वो होता है परीक्षण की योजना बनाना। वह मापन जिसमें परम शून्य का मापन असंभव होता है, वो होता है निरपेक्ष मापन। मानकीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो देखिए वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता और वैधता, है ना, तो ये सभी सम्मिलित होते हैं। थर्मामीटर किस मापन स्तर के अंतर्गत आता है, तो वो होता है अंतराल पैमाना। मानकीकृत परीक्षण के निर्माण में आवश्यक कारक है, तो वो है जांच करना। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां हैं, तो इसमें देखिए ये सभी हैं, है ना, चारों जो आपको दे रखे हैं कि पुनर्परीक्षण विधि, अर्ध विच्छेद विधि और समानांतर प्रारूप विधि और तर्कयुक्त समानता विधि, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। मानकीकृत परीक्षण तैयार किया जाता है विशेषज्ञ द्वारा। परीक्षण निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित ना होने वाला सोपान है, तो वो है पृष्ठ पोषण। परीक्षण निर्माण में जांच करना कौन सा सोपान है, वो है तृतीय। किसी परीक्षण को बार बार एक ही समूह पर लेने से यदि उनके प्राप्तांकों में सार्थक अंतर नहीं आता, तो वह परीक्षण होता है विश्वसनीय। बुद्धि लब्धि को डैश का एक उदाहरण माना जा सकता है क्रमित पैमाने का। कोई व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व वाला है, यह जानने के लिए आवश्यक परीक्षण कहलाता है, वो होता है व्यक्तित्व परीक्षण। परीक्षण विधि के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो सकता है। देखिए वो व्यक्तिगत परीक्षण भी हो सकता है और वो सामूहिक परीक्षण भी हो सकता है ना, तो वो उपयुक्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक सामूहिक परीक्षण एक बार में दिया जा सकता है, तो अनेक व्यक्तियों को। परीक्षण के माध्यम के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो सकता है, तो वो शाब्दिक परीक्षण भी हो सकता है और अशाब्दिक परीक्षण भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों प्रकार के। फूलों के नाम जैसे गुलाब, गेंदा, कमल का प्रश्न किस प्रकार के परीक्षण मद से संबंधित है, तो वो है वर्गीकरण प्रकार।
परीक्षण की योजना बनाना परीक्षण निर्माण का कौन सा पद है? तो वो है प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? देखिए, मिलान भी है, वर्गीकरण भी है और बहुविकल्प भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। किसी परीक्षण का फलांकन वस्तुनिष्ठ होता है यदि, ऑप्शन ए, यह केवल छात्रों के उत्तरों पर आधारित हो, यह उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है। तो ऑप्शन सी सही है, वैधता। तो ये व्यूअर्स, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो मैं इस यूनिट को 2 पार्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें लगभग 200 क्वेश्चन हैं। तो 100 क्वेश्चन ये आपके हो चुके हैं, उसके बाद ये आपका इसमें कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से बस आपके 100 क्वेश्चंस रह गए हैं, बाकी जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2020 का मैं करा चुका हूँ, बाकी 5-6 साल के भी क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास और हैं। तो आपके एजुकेशन के लगभग दोनों सब्जेक्ट जो है एक तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, आपका जो पेपर नंबर 5 है वो भी न्यूट्रिएंट्स वाला और ये वाला पेपर भी। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आपके बीए के 6 सब्जेक्ट्स हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में शामिल हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मिल जाए और प्रीवियस ईयर के आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी मिल जाए। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।